हाँ साथियों, नमस्कार। आज साथियों हम इस वीडियो के अंतर्गत ये 39 भाग है भारतीय इतिहास में, और इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी सी चर्चा व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ संवैधानिक तरीके से भारतीयों की एंट्री हुई। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसकी शुरुआत होती है लायोनिल कार्टिस से। लायोनिल कार्टिस जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम है डायरकी। उसमें उन्होंने द्वैत शासन की व्यवस्था का वर्णन किया है, और द्वैत शासन इन्होंने कैसे किया कि कुछ भारतीयों को भी दे दिया कि भाई आप भी इसमें आ जाओ, और कुछ वो अपने याद भी रखते थे जो ब्रिटिशर्स थे। लेकिन जो मुख्य पावर थी वो ब्रिटिशर्स के ही पास थी। भारतीयों को केवल नाम मात्र के लिए उन्हें निर्वाचित करा के और उन्हें साथ ले लिया। तो इस तरह से ये दो भाग काम करते थे और शासन होता था। तो इस तरह के शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत के अंतर्गत की गई थी, इसलिए इसे द्वैत शासन कहा जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम में भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। भारत को स्वतंत्र डोमिनियन यानी कि स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी, क्योंकि अंग्रेज लोग ये कहते थे कि भाई इनको तो अभी शासन करना सिखाना पड़ेगा, इन्हें डेमोक्रेसी क्या होती है ये बताना पड़ेगा, फिर उसमें इन्हें ढालना पड़ेगा, ये इतने योग्य नहीं है। बाद में भी उन्होंने ये बात थोपी कि भारतीय इतने योग्य नहीं है और इनको स्वशासन बताना पड़ेगा। तो उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की। अब यहाँ पर जब भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया तो इसके अनुसार जो कुछ व्यवस्था बनाई गई, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, और उसमें जो दो सदन थे केंद्र में, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन, उसने द्विसदनात्मक विधानमंडल बन गया। विधानसभा निम्न सदन था और विधान परिषद राज्य परिषद जो थी वो उच्च सदन था। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में बना दी गई। उच्च सदन में जो सदस्यों की संख्या थी वो करीब 60 थी, जिसमें 34 जो व्यक्ति थे वो निर्वाचित होते थे, और बाकी के जो 60 में से 34 घटा दो, बाकी के जो थे उन्हें नॉमिनेटेड किया जाता था, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे जो केंद्रीय विधानसभा थी, और 145 में 104 निर्वाचित होते थे और शेष नॉमिनेट होते थे। बजट पर जो स्वीकृति होती थी उसका अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। ये इनकी व्यवस्था थी। इसमें कुछ सुरक्षित विषय थे जिनको हम रिजर्व विषय कहते हैं। सुरक्षित विषयों के अंतर्गत जो विषय थे वो थे आपके राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। ये सुरक्षित थे, जिनको
देखने का काम इन्हीं को होता था, यानी ब्रिटिशर्स को। इसीलिए ये पावरफुल माने जाते थे। पुलिस इनके पास थी, राजस्व इनके पास था, न्याय प्रणाली इनके पास थी, तो और वित्त का अधिकार कि भाई किसको कितना देना है वो इनके पास था। और जो ट्रांसफ़र यानी कि हस्तांतरित विषय थे, जैसे कि स्थानीय स्वय शासन और शिक्षा और स्वास्थ्य, भाई इलाज कराते रहो। अब इलाज के लिए इतने योग्य यहाँ डॉक्टर भी नहीं थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और शिक्षा के लिए यहाँ इतने अच्छे स्कूल भी नहीं थे, क्योंकि ना तो स्कूल अच्छे थे, ना ही उनके पास टीचर थे। स्कूल थे तो अध्यापक नहीं थे। ये व्यवस्था थी उस समय। और स्वशासन, जो नगर पंचायत और आपके गांव में जो नगर पंच बनते थे, वह उसका अधिकार इनको था। तो इस तरह से ये हस्तांतरित जो विषय थे वो इनको दे दिए भारतीयों को कुछ हिस्सा इनको मिल गया कि भैया तुम इन्हें देखते रहो, हम इन्हें देखते रहेंगे, और शासन ये चलता रहा दोनों के द्वारा। इस तरह से प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। एक भाग इन भागों को देखता था, पुलिस, राजस्व, वित्त और न्याय, और एक भाग शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वशासन को देखता था। और शासन, द्वैत शासन की व्यवस्था करके ये काम आगे बढ़ा दिया गया। हस्तांतरित विषयों का जो शासन था, गवर्नर जो था, वो भारतीयों की जो मंत्री परिषद थी उसको देखता था, यानी कि ऊपर तो जाके गवर्नर ही बैठा हुआ था इनके ऊपर राज्यों में, तो गवर्नर हेड था। अब गवर्नर के पास ज़्यादा पावर थी, सलाह करता था, लेकिन वो बाध्य नहीं था किसी भी बात को मानने के लिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। एक तरह से इनको कुछ हिस्सा मिल गया था, लेकिन गला घोटू शासन कह सकते हैं इसको, कि कर आप कुछ नहीं सकते। अब जो भी काम किए जाते थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा ही पावर में अधिक किए जाते थे, और वो उनके प्रति उत्तरदायी भी नहीं था कि मानने के लिए बाध्य हो कि भाई ये काम ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो गवर्नर और उसकी परिषद जो थी वो एक ओर थी, और दूसरी ओर गवर्नर और भारतीय मंत्री थे। और भारतीय मंत्री अपना इन्हीं विषयों को देखते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वशासन को। इसके अलावा वो किसी भी महत्वपूर्ण बात में सलाह दे सकते थे, लेकिन उसे अपनी बात को मनवाने में वो नाकामयाब थे। तो इस तरह का शासन ये 1919 था। भारत सरकार अधिनियम। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या जो थी वो न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 इस अधिनियम में निश्चित की गई थी। महिलाओं के लिए जो मताधिकार था वो इसी अधिनियम से शुरुआत हुई थी। उससे पहले महिलाएं मत का प्रयोग नहीं करती थी, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार प्रदान किया गया 1919 में। सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली का जो विस्तार है उसे मतलब जो सिख भी थे, ईसाई भी थे, एंग्लो इंडियन थे, यूरोपीय भी थे, उन पर भी लागू किया गया था। इस तरह से द्विसदनात्मक विधायिका जो है स्थापित की गई थी। तो ये कुछ मुख्य बात थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। और हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों को जो प्रवेश मिला राजनीति में वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत शुरुआत होकर मिला था।
दो काम इस अधिनियम में मुख्य हुए थे: महिलाओं की भागीदारी मत अधिकार के लिए, दूसरा भारतीयों को राजनीति में प्रवेश। इसलिए अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 माना जाता है। उसके बाद साहब इसी अधिनियम में ये भी व्यवस्था कर दी गई थी कि भाई हर 10 वर्ष के बाद इसकी प्रगति रिपोर्ट देखी जाएगी कि कितनी प्रगति हुई। अब वो प्रगति रिपोर्ट बनती 30 में या 31 में, लेकिन साहब वो वहाँ ब्रिटेन में हो गए चुनाव, उन्होंने 27 में आयोग बना दिया, जिसको साइमन कमीशन आयोग कहा जाता है। साइमन कमीशन आयोग का और काम क्या था? उस प्रगति रिपोर्ट को ही तो बनाना था कि कितनी प्रगति हुई भारत में इन 10 वर्षों में। वो 7 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट हुई। अब चूंकि उसमें सभी भारतीय थे तो यहाँ विरोध हुआ बहुत। उसकी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिसमें लाला लाजपत राय की भी जान चली गई। फिर जब वो फेल बात रही, विरोध हुआ, तो फिर 3 कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुए। अब 3 कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का रिजल्ट देखा गया, साइमन कमीशन की बात देखी गई, और गांधी इरविन समझौता, इन सब बातों को देखते हुए जब फिर ब्रिटेन में वहाँ श्वेत पत्र जारी हुआ और फिर दूसरा अधिनियम भारत अधिनियम 1935 तैयार किया गया। इस तरह से भारत सरकार ने भारत अधिनियम 1935 लाए। वो इन सब बातों घटनाओं का परिणाम था 1935। अब 1919 में तो इतना काम हो गया। अब 1935 में क्या हुआ? 1935 में जो भी एक तरह से तरक्की हुई और हमारे यहाँ एक तरह से हम कितने आगे बढ़े, उसमें 1935 में उसको भी थोड़ा सा प्रकाश में देख लेते। 1935 में जो हमारी मुख्य रूप से बात हुई थी वो ये हुई थी कि एक तो वहाँ 1935 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कराई गई थी। एक सुप्रीम कोर्ट होगा, संघीय न्यायालय जिसको कहते हैं। संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही की गई थी। और इस संघीय न्यायालय में अधिकतम 6 न्यायाधीश हो सकते हैं और उनकी जो नियुक्ति होगी वो सम्राट द्वारा होगी, वायसराय द्वारा नहीं, सम्राट द्वारा। और इसके निर्णय की विरुद्ध जो अपील वो प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। प्रिवी काउंसिल अब 1935 के अंतर्गत ये हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जब संघीय न्यायालय शुरुआत करा उसने अपना कार्यकाल तो 1937 से शुरुआत किया था। 1937 से यहाँ न्यायालय कार्यरत हो गया था भारत के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर 1937 में मुख्य यानी कि संघीय न्यायालय बना और उस संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर मॉरिस गवेयर। सर मॉरिस गवेयर पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे यहाँ संघीय न्यायालय बना। 6 अन्य भी न्यायाधीश थे, मतलब 6 तो अधिकतम हो ही सकते हैं, तो 5 अन्य भी थे। अब वो जो 6 थे उनमें 2 भारतीय लिए गए थे। तो भारतीय जो जज थे 2, उनके नाम थे प्रथम जस्टिस M.R. जैकब और दूसरे थे जस्टिस M.S. सुल्तान। तो जैकब और सुल्तान ये 2 भारतीय जज लिए गए थे 1937 में जब हमारे यहाँ संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और 1937 से इसने शुरुआत कर दिया और 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये कार्य किया गया। तो एक तो काम 1935 में ये हुआ। दूसरा काम जो हुआ हमारे यहाँ इस 1935 अधिनियम के अंतर्गत कि इसमें प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई थी। यानी कि एक तरह से प्रांतीय स्वतंत्रता 1935 भारत सरकार अधिनियम में जारी कर दी गई थी कि प्रांतों में आप अपनी सरकार बना सकते हो। अब इन्होंने कुछ विषय थे वो ट्रांसफर कर दिए थे, शक्तियों का विभाजन कर दिया था। संघ सूची बनाई गई, एक
प्रांतीय सूची बनाई गई और एक समवर्ती सूची बनाई गई थी। वो 1935 अधिनियम के अंतर्गत ही हुआ था। उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो संघ सूची थी, जो केंद्र में द्वि सदन थे, वो जो काम देखते थे, उनमें जो विषय थे वो 59 विषय थे उस समय, और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, जबकि आज कुछ विषय बढ़े हुए हैं, और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। आज कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि जो प्रांतों को ज़्यादा हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो प्रांतों को शक्तियां ज़्यादा दे दी गई थी, उस समय ऐसा नहीं था। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पुलिस। तो ये 1935 के अंतर्गत ये काम किया गया था। अब 11 प्रांत, जिनमें कि 6 प्रांत ऐसे थे जहां द्वि सदन व्यवस्था थी। अब 6 प्रांत ऐसे कौन कौन से थे? बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत जो कि आज का यूपी है, बम्बई, मद्रास, ये 6 प्रांत हैं जहां द्वि सदन थे उस समय। और 1937 में फिर पहली बार इनमें चुनाव भी कराया गया था। हमारे यहाँ यूपी में भी जो प्रथम बार चुनाव हुए वो 1937 में हुए थे। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो कार्य था वो ये था। अब केंद्र में द्वि शासन की स्थापना होगी 1935 में, और प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी। प्रांतों में भी 6 राज्य ऐसे थे जहां द्वि सदन था। अब यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे भी राज्यों के गवर्नर थे और केंद्र में भी वायसराय था। तो गवर्नर को ज़्यादा पावर होती थी। भारतीय नीचे से चुन गए, लेकिन वो पावर नहीं थी। वहाँ केंद्र में जो आदमी चुन के जाते थे, वहाँ वायसराय को पावर ज़्यादा थी। तो ये हेड जो पावर थी मुख्य रूप में, वो इन ब्रिटिशर्स के पास ही थी। अब प्रांतों में क्या था खेल कि प्रांतों में इनको स्वतंत्रता तो दे दी प्रांतों को, लेकिन प्रांतों में जो मुख्य पावर थी गवर्नर जनरल के पास थी। और गवर्नर जनरल किसका आदमी है? ब्रिटिशर्स का। जो भी काम लेगा, निर्णय लेगा, वो लेगा। तो फिर वहीं अटके रहे। तो इस तरह से ये भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। और 1935 में स्वतंत्रता जो दे दी गई थी प्रांतों को, और हमारी इसीलिए उसी बेस पर हमारे यहाँ भारत सरकार ने जब हमारे यहाँ ये संविधान बनाया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत कुछ अंश ऐसे ही रख दिया गया। क्योंकि हमारे यहाँ 2 सरकार बनती हैं, एक केंद्र में बनती है, एक स्टेट में। तो ये जो सिस्टम, ये जो फॉर्मूला था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही एक हिस्सा है। इसीलिए लघु संविधान इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। इधर लघु संविधान इसलिए कहते हैं। अंतर केवल इतना है कि जो अब गवर्नर है वो भारतीय है, उस समय जो गवर्नर था वो ब्रिटिशर्स था। अब तुम्हारा भारतीय ही गवर्नर बैठेगा, मुख्यमंत्री तुम्हारा होगा। ये इसमें विशेष अंतर आ गया। कुछ पावर इन्होंने मुख्यमंत्री को दे दी है। उस समय ये समस्त पावर गवर्नर के पास हुआ करती थी। जैसे कि पुलिस आज मुख्यमंत्री के अंडर में काम करती है, उस समय पुलिस गवर्नर के अंडर में काम करती थी राज्य सरकार में। तो ये अंतर आ गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये व्यवस्था बदलाई गई। भारत सचिव बर्केनहेड एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले जो नेता थे, जब साइमन कमीशन का विरोध किया नेताओं ने, भारतीय नेताओं ने, कि भाई इसमें कोई भारतीय नहीं है, तो बर्केनहेड ने चुनौती दे दी कि तुम संविधान बना लोगे, काबिल हो तुम इतने। तो वो व्यक्ति बर्केनहेड ही थे। उस समय वो भारत सचिव थे ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन से शासन चलता था। वहाँ एक भारत मंत्री बनता था, पद था वहाँ एक भारत मंत्री का, और फिर उसका एक सेक्रेटरी होता था भारत सचिव। तो भारत मंत्री काम देखता था और भारत सचिव उसका सेक्रेटरी।
तो बाद में फिर जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज चले गए यहाँ से, तो फिर भारत सचिव का पद ब्रिटेन में समाप्त कर दिया गया था। तो बर्कनहेड का नाम पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो ये जब काम हमारे यहाँ हो गया, तो इसी से संबंधित एक बात पंडित नेहरू ने ये कही थी इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, जिसमें अनेक ब्रेक है, रुक रुक कर चलेगी वो। और जिन्ना ने इसे पूर्ण सड़ा और मूल रूप से बुरा अधिनियम इसे कहा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो इस प्रकार हमारे यहाँ ये फेरबदल 1935 में हुआ। तो 1919 में और 1935 में दोनों ही वर्णन मैंने कर दिए, और दोनों के विषय में ही मैंने विस्तार से बिल्कुल ऐसे समझाया है कि मैं समझता हूँ कि आप अगर आराम से इसे सुन लेंगे तो आप समझ सकते हो कि 1935 में और 1919 में क्या हुआ। 1919 से शुरुआत हो गई थी, लेकिन प्रांतों को पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन 1935 में प्रांतों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया था, और वहाँ ब्रिटिशर्स अपना गवर्नर रखते थे प्रांतों में, केवल जो आज का गवर्नर है, बाकी सब भारतीय थे, ये अंतर था। उधर संघीय न्यायालय बना दिया गया था केंद्र में और पूरा एक न्यायालय, उनके जज, ये व्यवस्था करी गई। 1937 में प्रथम बार चुनाव हुए, और प्रथम बार चुनाव हो करके हमारे यहाँ जो उसका फीडबैक रहा, उस पर मैं चुनाव में क्या क्या भूमिका रही, कांग्रेस की कितनी सीटें आई, लीग की कितनी सीटें आई, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उस चुनाव के विषय में। वो चुनाव को ले लेंगे फिर हम। अब इसमें थोड़ा सा जो जिक्र है वो कर लेते हैं अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव जो हमारे यहाँ होता है 1940 में, 8 अगस्त 1940 में यह अगस्त प्रस्ताव हुआ। अब इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था, इसमें भी एक बहुत बड़ा, मतलब इसका एक ऐतिहासिक वर्णन है अगस्त प्रस्ताव का। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, और इस प्रस्ताव के अंतर्गत जो मुख्य बात थी कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापना करना इसका उद्देश्य है। गवर्नर जनरल की जो सलाहकार समिति थी, कार्यकारिणी परिषद जिसे कहा जाता था, उसका विस्तार अधिक संख्या में करके भारतीयों को अधिक से अधिक स्थान उसमें दिए जाएं, ये इस अगस्त प्रस्ताव में किया गया। अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के अभाव में सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी, ये भी इसमें किया गया। और युद्ध समाप्ति के बाद सभी वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधि बुलाकर संवैधानिक विकास की समस्या पर विचार किया जाएगा, और युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि उस समय हालात ये थे कि युद्ध शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय शुरू हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी था, क्योंकि 39 से शुरुआत हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध की। तो इसलिए युद्ध सलाहकार समिति में भारतीयों को लिया जाएगा, ये काम किया गया था। अब अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने ही इसे रिजेक्ट कर दिया। पंडित नेहरू ने विरोध किया। उन्होंने कहा जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति का यह प्रस्ताव आधारित है, वो दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील है। और मुस्लिम लीग इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि भाई वो तो अड़ गए थे पाकिस्तान के लिए, उसमें कोई जिक्र नहीं था पाकिस्तान का।
वो विभाजन करना चाहते थे। तो अब उनका तो विभाजन वाला काम पूरा नहीं हुआ, और कांग्रेस का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस जो देखती थी वो देखती थी कि भाई ये पूरी तरह से पूर्ण औपनिवेशिक का दर्जा देते नहीं है, इसलिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव ठुकरा दिया। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने के बदले अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। वायसराय उस समय थे लिनलिथगो। कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार की मांग को अस्वीकार करते हुए जब ये अपना अगस्त प्रस्ताव रखा था कि भाई तुम हमें इसमें सहयोग करो और हम तुम्हें फिर औपनिवेशिक दर्जा दे देंगे, तो औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने ये अगस्त प्रस्ताव रखा था। तो ये अगस्त प्रस्ताव के विषय में मैंने ये बात आपको थोड़ी सी बतलाई है। थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि ये भी घटना उस समय की है 1940 की। अब कांग्रेस का तो ऐसे हालात बन गए कि वो अंदरूनी रूप से अंग्रेजों का साथ देना चाह रहे थे। बोले भाई अब इनका साथ दे दो, ये हमें फिर स्वराज दे देंगे। तो आंतरिक रूप से वो चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने उसी समय कहा था कि सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना, जबकि ब्रिटेन जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य होगा। ये जवाहरलाल नेहरू के उस समय का ही स्टेटमेंट है कि ऐसे समय सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना, ब्रिटेन जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, भारत के सम्मान के विरुद्ध है। तो उन्होंने ये इसीलिए बात बोली थी। इसीलिए कांग्रेस को फिर ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई और उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, और उसी के विरोध के फलस्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो सबसे पहले जो सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग हालांकि गांधी जी ने चुना था। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, लेकिन जो पहले सत्याग्रही थे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के, वो विनोबा भावे थे। 17 दिसंबर 1940 को फिर इसे मतलब थोड़ा सा स्थगित कर दिया। तो 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक, अक्टूबर यानी नवंबर दिसंबर 2 महीने ये सत्याग्रह चला था। 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही, जब 17 दिसंबर को ये किसी कारणवश ख़त्म कर दिया सत्याग्रह, तो फिर जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने और वो डेट थी 5 जनवरी 1941। और आंदोलन के दूसरे चरण में 20,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। गांधी जी स्वयं आंदोलनकारियों के मार्गदर्शन के लिए जेल से बाहर रहे, और इसी आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। दिल्ली चलो का जो नारा है वो गांधी जी द्वारा वो इसी समय का है। दिल्ली आंदोलन की भी इसे जो है संज्ञा दी जाती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सत्याग्रह के विषय में बात थी। तो अगस्त प्रस्ताव हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, 1935 अधिनियम हो गया, 1919 अधिनियम हो गया। इस तरह से इनकी जो 4 भागों की ये वीडियो मैंने तैयार की। अब आप लोगों को
ये वीडियो आराम से सुननी है। आपका एक तरह से रिवीजन वर्क बहुत अच्छा होगा इन वीडियो को सुन के, और इनको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो ली गई है बात वो बड़ी ही ऑथेंटिक बात ली गई है, और कौन सी घटना कैसे हुई उस बात को लिया गया है। मुख्य रूप से अगस्त प्रस्ताव के विषय में एक बात ये भी पूछ ली जाती है कि अगस्त प्रस्ताव जो था वो क्या था। तो एक तरह से लॉलीपॉप था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। लालच दिया गया था कि भाई भारतीयों को अपने फेवर में ले लो, भारतीय अपने फेवर में आ जाएंगे और फिर हम इन्हें बाद में वो बाद का विषय देखा जाएगा। इसी तरह का एक घटना गांधी जी के टाइम में भी हुई थी, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 19 तक चला था। तो उस समय भी गांधी जी ने बड़ा प्रचार किया, भाई अंग्रेज़ों को संग दो, फिर ये तुम्हें आज़ादी दे देंगे। अब वो बोला आज़ादी देने वाले, तो उस समय गांधी जी को अंग्रेज़ों का सार्जेंट भी कहा गया। तो ये काम पहले भी हो चुका था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो अंग्रेज़ों का सार्जेंट बोलते थे ना गांधी जी को। तो वो बात उस समय की है, असहयोग आंदोलन से पूर्व की बात है। तो ये कुछ अंश ऐसे हैं कि जो इसमें आपको लेक्चर में याद हो जाएंगे। तो अधिक से अधिक जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इसका जो लाभ लें। और अब नेट के फार्म आ चुके हैं, बच्चे नेट का फार्म भरें। जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, 10 जनवरी के आसपास नेट की, तो उसका लाभ लें। और मैं 10 जनवरी तक संपूर्ण इतिहास आपकी इस वीडियो पर डाल दूंगा। तब तक लेक्चर सुनते रहें, कंसंट्रेशन करें और परीक्षा में लाभ लें। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।